लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। सर 2022 में आप चुनाव जीते थे, लेकिन जब उपचुनाव आए थे उस टाइम आप चुनाव पे खड़े नहीं हुए थे। ऐसा तो नहीं था कि आप उनकी लोकप्रियता देख के डर गए थे। सर तो कांग्रेस का जो ग्राफ है प्रदेश में कंटिन्यूअस गिर रहा है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हर किसी का ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने में और सरकार को बनाए रखने में होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी सहयोग मिला है। जो हमारे नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व है, वो हमेशा अपनी लड़ाई में लगा रहता है। मैं काम करने वाली आदमी की प्रशंसा करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ बेनिका और हमारे साथ जो आज पर्सनालिटी जुड़ी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिथौरागढ़ के MLA मयूख महर जी की। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपका चैनल उन्नति करे। नववर्ष में आपके दर्शक खूब फले फूलें, सुख समृद्धि उनके जीवन में आए। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जब अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी तो कांग्रेस ही पार्टी क्यों चुनी आपने, कोई और पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी चुनने का मेरा मुख्य कारण ये है कि मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ। मेरे दादाजी ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। 5 बार जेल गए थे और उनसे प्रेरणा पाकर मैं कांग्रेस में मैंने ज्वाइन करी और ये हमारे परिवार की आज पिछले 100 साल से ही परंपरा बनी है। जी सर, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जो सर हैं, जैसे कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम या तो बुके या कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो सर हैं वो पुरानी किताबें एक्सपेक्ट करते हैं ताकि वो जो गरीब बच्चे जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दे सकें। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुहिम हमने इस वर्ष ही चलाई है और इसका एक बहुत अच्छा सुखद पहलू हमको देखने को मिला है, क्योंकि जो बच्चे इतनी महंगी पुस्तकों नहीं ले सकते हैं, लाइब्रेरी में जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, लोगों ने इस पर बढ़ चढ़कर इस मुहिम का समर्थन किया और आज हम कम से कम 5000 से ज़्यादा पुस्तकें जिला लाइब्रेरी को और अन्य छोटी लाइब्रेरियों को दे चुके हैं। तो एक सफल अभियान ये है और मैं चाहूँगा ये इस तरह निरंतर जारी रहे। काफ़ी अच्छा काम सर आप कर रहे हैं और मैं तो पर्सनली काफ़ी प्रेरित हूँ आपके इस काम से। थैंक यू सर 2022 में आप चुनाव जीते थे, लेकिन जब उपचुनाव आए थे उस टाइम आप चुनाव पे खड़े नहीं हुए थे। उसके पीछे क्या मुख्य कारण है? जब उपचुनाव आए थे तो उससे पहले मैं 2017 में इलेक्शन लूज कर गया था और मेरा सोचना था कि जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है तो ये शायद उसके अंदर कुछ चीज़ें देखी होंगी जिसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो एक कार्यकाल हर आदमी को पूरा मिलना चाहिए और तब वो अपने सारे कामों को जनता के सामने बता भी सकेगा, दिखा भी सकेगा और जनता उस पर अपना निर्णय दे भी सकेगी। तो मैं इस बात को लेकर कटिबद्ध था कि हर आदमी को 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो चुनाव माननीय विकास सिंह जी के लिहाज पे छोड़ दिया था। उनकी पत्नी यहाँ से जीती और 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। ऐसा तो नहीं था कि आप उनकी लोकप्रियता देख के डर गए थे? कि नहीं, ऐसा लोकप्रिय अगर उनकी लोकप्रियता से मैं डरा होता 2022 में भी नहीं लड़ता। 2022 में उन्हें बहुत अच्छे बहुमत से उन्हें हराया है और जब मैंने 2012 जब प्रकाश पंत जी थे उसमें उन्हें 13,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। तो ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है कि लोकप्रियता के उन्हें डरा नहीं था, पर मेरी सोच थी कि जनप्रतिनिधियों को पूरा समय जो संविधान ने उन्हें दिया है काम करने का मौका मिलना चाहिए। जी सर, तो कांग्रेस का जो ग्राफ है प्रदेश में कंटिन्यूअस गिर रहा है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं सीधा कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता हैं वो अपने स्वार्थों से, अपनी कुर्सी के लोभ से और अपने व्यक्तिगत कारणों से झगड़े में उलझे हुए हैं। जनता कांग्रेस को बहुत लाइक करती है, बहुत समर्थन देना चाहती है और बार बार ये हमको देखने को मिला है। और जो हमारे नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व है, वो हमेशा अपनी लड़ाई में उलझा रहता है, अपने स्वार्थ में उलझा रहता है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और आज कांग्रेस दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। आप उसको देखिए। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो 2 समस्याएं यहाँ पे बहुत बड़ी हैं, एक अस्पतालों की और दूसरी पलायन की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो अस्पतालों की समस्या पूछ रही वाकई में बहुत बड़ी समस्या है और कोई भी सरकार आए पिछले 20 वर्षों में हर किसी का ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने में और सरकार को बनाए रखने में होता है। पहाड़ों की समस्याओं को किसी का ध्यान भी पहाड़ों की समस्या और किसी का ध्यान भी आकृष्ट नहीं हुआ है।
और मैं तो ये कहना चाहूँगा जिस मूल उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य बना है उसको तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। एक पहाड़ी राज्य का विकास होगा, इसमें लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध होंगी, ये सोचकर इस राज्य को बनाया गया था। आज हम फिर उन्हीं समस्याओं में जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पेयजल है, रोड है, दसियों चीज़ की वो समस्याएं हैं जो यूपी के समय में भी थी और आज हम उत्तराखंड में बन गए उस समय भी थी। ये सीधे सीधे इसका जो कारण है वो हमारे स्वास्थ्य शुद्धता की ओर जाता है, क्योंकि हर नेता कुर्सी चाहता है पर काम नहीं करना चाहता और उसका परिणाम जनता भुगत रही है। जी, पेयजल की आपने बात करी, तो आपकी सरकार ने एक पेयजल योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पे पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसमें आप क्या कहेंगे? जब हम सरकार में थे तो हमने एक आंवला घाट लिफ्टिंग पेयजल योजना बनाई थी जो करीब करीब 100 करोड़ रुपए लागत की थी, और उसमें हम चाहते थे कि हमारा मानना था कि वो कम से कम 25 साल के लिए पिथौरागढ़ सफिशिएंट होगी। पर आज फिर वही नेताओं के ही जो स्वार्थ हैं, जो वोट के लिए राजनीतिक क्षेत्र के अपने अलग अलग क्षेत्रों में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो पानी पिथौरागढ़ शहर और उसके सराउंडिंग विलेज के लिए आया था वो पानी आज बंदरबान के पहर चढ़ चुका है और पिथौरागढ़ में फिर पानी की क्राइसिस है। पर जो पेयजल की योजना पेयजल की समस्या पिथौरागढ़ की है उसमें कुछ जनता की भी कमी है। आज हमको पानी उपलब्ध होता है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। कभी कोई आदमी स्टैंड की खुली टोटी को बंद करने का प्रयास नहीं करता, अपने घर के नलों को खुला छोड़ता है, अपने आवश्यकता से अधिक पानी को खर्च करता है। तो ये सारी चीज़ें जो दूसरे को सफ़र करनी पड़ती है, किसी को पानी एक बाल्टी नहीं मिलता, किसी के घास को भी पानी मिलता है, उनकी गाड़ियाँ भी पानी से धुलती हैं, उनके घर भी रोज़ रोज़ धोए जाते हैं। तो ये ऐसी समस्या है कि जिसको जनता को भी सोचना चाहिए। सरकार कब तक किसी के लिए प्रयास करेगी? कहीं उन्हें पानी लाकर जनता के बीच में छोड़ दिया है, पर उसका सदुपयोग करना हमारी समझ के हमें होना चाहिए कि हम अपने हिस्से का पानी यूज़ करें, पर जो अतिरिक्त पानी है उसे दूसरे हिस्से से छोड़ें तो शायद कुछ समस्या का निदान निकल आए। सर, एज ए एमएलए अपने आगे का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? एज ए एमएलए मेरा कार्यकाल जो मैंने कुछ बातें सोची हैं उनको क्रियान्वयन करने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ में सफलता मिली है, कुछ में सफलता नहीं मिली। विपक्ष में बैठकर बहुत ज़्यादा काम तो हो नहीं पाते हैं, पर फिर भी मैं कटिबद्ध हूँ और मुझे इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी सहयोग मिला है और उनने राजनीति से हटकर भी कुछ घोषणाएं पिथौरागढ़ की करी हैं। तो मैं सोचूंगा कि ये उनका बहुत बड़ा अब पिथौरागढ़ के लिए एक उपलब्धि है कि उनके चीज़ों को राजनीति से नहीं देखा। और आज जैसे हमारी गंगोली हाट को जोड़ने की बात कही है उनने, हमारे लिए इसके लॉ कॉलेज की बात करी है, हमारी कुछ छोटी सड़कें जो उनके लिए पैसा मुहैया कराया है। तो एक अच्छी सोच है मुख्यमंत्री की और मैं चाहूँगी ये सोच कायम रहे और पिथौरागढ़ आने वाले समय का अच्छा जिला कहलाए। ये मैं जी बिल्कुल। काफ़ी टाइम आपको धामी जी विपक्ष में है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम आपको देखा गया कि आप उनको काफ़ी सराहना उनकी करते हैं। तो इसके पीछे आपको कोई मोटिव है या फिर उनका काम ही सराहने लायक है? नहीं, इसके पीछे मोटिव क्या होगा, क्योंकि मैं तो काम करने वाले आदमी की प्रशंसा करता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का। जैसे आज जो केंद्र सरकार में माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी हैं, वो आज इस दिन के हमारे हिंदुस्तान के चहेते बन चुके हैं। आज जिन सड़कों पर हम चल रहे हैं, जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं, उनकी देन है। तो काम करने वाले आदमी की हमेशा तारीफ की जानी चाहिए, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, तो उसको हौसला बढ़ेगा, उसको काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसी चीज़ का मैं माननीय धामी जी के लिए भी कहना चाहूँगा कि वो काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, उनमें काम करने के कुछ जज्बा है उनके अंदर और निसंदेह युवा आदमी काम करके दिखाएगा, ऐसा हम भविष्य में उनसे आशा करते हैं। बहुत ही अच्छे विचार हैं सर आपके। और थोड़ी सी रिवर्स पलायन की बात करते हैं, तो ऐसी कोई योजनाएं आने वाले दिनों में आप बनाएंगे जिससे पलायन रोका जा सके या कुछ उसमें कम हो पलायन? देखिए, पलायन का मुख्य कारण ये है, एक तो रोजगार। समझिए अस्पताल तो खुद ही बीमार है, दूसरे की इलाज क्या करेंगे। तीसरा जो रोजगार है, रोजगार इस पहाड़ी क्षेत्र में कोई औद्योगिक ऐसी क्रांति तो आई नहीं है। जो मैदानी क्षेत्र में शेडकुल है, इंडस्ट्रियाँ हैं, फार्म है, तो वहाँ काम के बहुत सारे अवसर हैं। हमारे यहाँ तो होटल के नाम पर छोटे छोटे ढाबे हैं, इंडस्ट्री के नाम में कुछ भी नहीं है और रोजगार के कोई भी अवसर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो लोगों को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आज जब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, रोडें बन चुकी हैं, हवाई सेवा के शुरू होने के कगार पर है और ठीक ठाक से होटल भी यहाँ बन रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल अब आ चुका है। क्योंकि आज जो टूरिज्म है वो दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं इस बात के मर्म को समझें कि इतना खूबसूरत पहाड़, इतना
बड़ा हिमालय का सेतु जो इस प्रदेश में आता है, उसे तो सैकड़ों बार बेचा जा सकता है, सैकड़ों बार लोगों से उससे पैसे खींचे जा सकते हैं। तो उसका उपयोग करने के लिए सोचना चाहिए। हमारे जंगल हैं, हमारे पहाड़ हैं, हमारे जो पुरानी संस्कृति का धरोहर है, उस बहुत सारी ऐसी चीज़ें टूरिस्ट को लाएंगी, उनको प्रेरित करेंगी, पर आवश्यकता है इसको कर दिखाने की। और जो मैं सोचता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आने वाले समय पिथौरागढ़ उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनाएगी। जैसे आज लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो ऐसे ही अब बहुत सारे लोग उत्तराखंड भी आना चाहते हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा हमारे पास है, टेहरी डैम जैसा एक डिस्टिनेशन हमारे पास है, हमारे पास कैलाश मानसरोवर रूट का डिस्टिनेशन है। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, पर इसका प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। लोगों को इसको पता नहीं, उन तक बात पहुँचाने की ज़रूरत है। फिर वो लोग यहाँ आएंगे तो इससे बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों को काम मिलेगा। आज बच्चे हमारे बहुत देख रहा हूँ मैं, ये रिवर राफ्टिंग करा रहे हैं, अपने राफ्ट लेकर काली नदी में, रामगंगा में काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को प्रेरित हुए हैं वो, क्योंकि लोग आते हैं राफ्टिंग करने के लिए, लोगों को अवसर मिलता है काम करने का, पैसा कमाने का। तो ये चीज़ें हमको डेवलप करनी पड़ेंगी, इस चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि हमारी रोजगार पलायन खत्म हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। तो आने वाला भविष्य बताएगा कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, क्या नहीं उठाती। जी बिल्कुल। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहना चाहूँगा, आप उत्तराखंड आइए। देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ देवताओं का वास है। हर पहाड़, हर पत्थर यहाँ देव तुल्य माना जाता है। और उत्तराखंड में आकर आपको ऐसी सुखद अनुभूति होगी कि जैसे आप देवलोक में देवताओं के साथ वास कर रहे हैं। और अपने प्रदेश के युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि अब सरकारी नौकरियों का ज़माना आ चुका है, कॉर्पोरेट का ज़माना आ चुका है, तो वो तो काम कम से कम आदमियों से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं। तो रोज़गार के अवसर प्राइवेट सेक्टर में ख़त्म हो चुके हैं। तो स्वरोजगार के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो। और बहुत सारी संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में है। इसका दोहन किया जाए, इसका लाभ उठाया जाए और एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाया जाए, ऐसा मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सर ने हमें अपने विचार बताए यहाँ पे। तो ये थे पिथौरागढ़ के MLA मयूर महक जी, K24 न्यूज़ के लिए बेनीकगेरा पिथौरागढ़ से। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।